नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है रेयान कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका। आज हम बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो कि बीए पार्ट फर्स्ट में हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत बार इससे क्वेश्चन आते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करें, यानी पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो किस प्रकार का बना हुआ है या उसका जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का है, ठोस है, तरल है या गैसीय है। तो इस आधार पे हम सामान्य सी बात है, अगर पृथ्वी की त्रिज्या की अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वी की भूप्रपटी से लेके पृथ्वी के केंद्र तक की जो त्रिज्या है, जो आर है हमारे पास, वो कितना है 6371 किलोमीटर। यानी हमें पता कितना करना है, 6371 किलोमीटर तक गहराई में हमें पता करना है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है किस प्रकार का बना हुआ है। तो इतनी अधिक गहराई तक हमें पता करने के लिए क्या किया जा सकता है, या तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ माइंस वगैरह खोद के, खान वगैरह खोद के पता कर सकते हो भी इसका जो आंतरिक भाग है वो किस प्रकार का बना हुआ है। अब माइंस की भी एक लिमिट होती है, जैसे 11 से 12 किलोमीटर जो माइंस है अभी तक खोदी गई है ऑस्ट्रेलिया में, इससे ज़्यादा माइंस आप नहीं खोद सकते या संभव नहीं है। यानी 11 से 12 किलोमीटर तक तो हमें पता चल जाता है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो इस प्रकार का, या इसकी डेंसिटी जो है, इसका घनत्व जो है वो इतना है। लेकिन इससे अधिक गहराई में अगर बात करें तो संभव नहीं है। तो कैसे पता चलेगा कि पृथ्वी के केंद्र तक का जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का है? तो इसको जानने के लिए जो स्रोत बताए गए हैं उनको 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? सबसे पहले हम बात करते हैं प्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत की अगर बात करें, अप्रत्यक्ष स्रोत। सबसे पहले हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष स्रोत। अप्रत्यक्ष स्रोत की अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं दबाव की, प्रेशर की। अब दबाव के आधार पे आपको पता है कि किसी भी चीज को हम क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं, लेकिन एक सीमा तक दबा सकते हैं भी। मान लो आपने एक स्पंज लिया, स्पंज को ऐसे दबाया तो कहाँ तक दबाओगे? एक सीमा आएगी, उससे ज़्यादा आप उसको नहीं दबा सकते। तो दबाओगे अगर कोई चीज़ को तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जैसे मान लो ये कोई स्पंज है और जैसे ही आपने इसको चारों तरफ से दबाया तो इसमें क्या हो जाता है, इसका घनत्व क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यही बात यहाँ से हो सकती है कि जैसे मान लो पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, ऊपरी प्रपटी है, इसमें दबाव क्या है? कम है। और जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे तो दबाव क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। अब ये जो दबाव है, ये दबाव के जो बढ़ने की जो दर है उसके आधार पे या फिर गहराई के आधार पे क्या होता है कि जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे तो दाब जो है वो बढ़कर कितना हो जाएगा? 3600 मिली बार। कितना हो जाएगा? पृथ्वी के केंद्र में 3600 मिली बार। तो ये दबाव भी एक सीमा तक बढ़ेगा, इससे ज़्यादा ये भी नहीं बढ़ेगा। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है वो दबाव के कारण भी क्या होता है? घनत्व में परिवर्तन आता है, या चट्टानों की जो स्ट्रक्चर है उसमें परिवर्तन आता है। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। इसमें दूसरा जो टॉपिक है हमारे पास वो है घनत्व, डेंसिटी। अब घनत्व की बात करें तो अभी आपको बताया कि जैसे दबाव कोई चीज़ पे बढ़ता है तो उसकी डेंसिटी भी क्या होती है? बढ़ती है। घनत्व भी क्या होता है? बढ़ता है। अब घनत्व बढ़ता है, किस दर से बढ़ता है वो हम देखते हैं कि सबसे ऊपरी भाग की अगर बात करें भूप्रपटी के आसपास, तो वहाँ पे जो घनत्व है 2.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से 3.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक ऊपरी भाग का घनत्व है। और जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे घनत्व क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। अब घनत्व बढ़कर पृथ्वी के केंद्र में घनत्व कितना हो जाता है? पृथ्वी के केंद्र में हो जाता है 11 से 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। 11 से 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अब बात आती है, एक क्वेश्चन आता है कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो हमारा आंसर क्या होगा? 5.517 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर।
हमारा औसत घनत्व कितना है 5.57 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ये डिसाइड किया गया है किससे? उपग्रह प्रणाली के आधार पर। उपग्रह प्रणाली के आधार पर डिसाइड किया गया है। कब किया था? 1950 में, 1950 में। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना? 5.517 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और डिसाइड कब किया गया? 1950 में। किस से? उपग्रह प्रणाली से डिसाइड किया गया। अब घनत्व के आधार पे हम देख सकते हैं कि ऊपरी भाग में कम घनत्व वाली चट्टानें हैं। जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे घनत्व क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तीसरी हम बात करते हैं किसकी? टेम्परेचर की। तीसरी हम बात करते हैं टेम्परेचर की, तापमान की। तापमान की अगर बात करें तो हम पृथ्वी के ऊपरी भाग से जैसे गहराई में जाएंगे तो प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब अगर मान लो कि इस दर से टेम्परेचर बढ़ता है तो अपने को कितना जाना है? 6371 किलोमीटर, यानी ऊपरी प्रपटी से केंद्र तक जाएंगे। कितना जाएंगे? 6371 किलोमीटर। अब इतनी अधिक गहराई पे अगर जाते हैं और इस दर से टेम्परेचर बढ़ता है तो यहाँ पृथ्वी के केंद्र में तो टेम्परेचर बढ़ के हजारों डिग्री सेल्सियस हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब हजारों डिग्री सेल्सियस मान लो, यहाँ एग्जाम्पल के लिए मान लो कि यहाँ हजारों डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया, तो आपको पता है कि हजारों डिग्री सेल्सियस तापमान पर कोई भी जो वस्तु है वो ठोस अवस्था में नहीं रह सकती। या तो वो क्या हो जाएगी? तरल अवस्था में बदल जाएगी, या किस में बदल जाएगी? गैसीय अवस्था में बदल जाएगी। अब हम बात करते हैं कि तो भाई बताओ, आप बताओ कि किस दर से बढ़ता है? तो यहाँ पे आंसर ये होगा कि ऊपरी भाग में तो 32 डिग्री पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे गहराई में जाएंगे टेम्परेचर जो है बढ़ने की जो दर है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और आंतरिक भाग जो है वो इतने अधिक टेम्परेचर होने के बावजूद भी किस अवस्था में है? प्लास्टिक नुमा ठोस अवस्था में है। प्लास्टिक नुमा ठोस अवस्था में है। तो इस आधार पे भी हमें सही पता नहीं चलता कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो किस प्रकार का बना हुआ है। ये 3 अप्रत्यक्ष स्रोत हैं, इनके आधार पे हमें पता नहीं चलता। दबाव की बात करें तो दबाव लगभग 300 मीटर पर 10 मिलीबार के आसपास बढ़ता है। और तापमान की अगर बात करें तो 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। और इस आधार पे हमें अभी तक ये स्पष्ट पता नहीं चला कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो किस प्रकार की संरचना का बना हुआ है। आगे हम बात करते हैं, ये 2-3 बातें याद रखना, छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। एक तो जैसे पृथ्वी का औसत घनत्व कितना? 5.517 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। दूसरा, टेम्परेचर जो बढ़ने की दर है पृथ्वी के आंतरिक भाग में, जैसे जैसे मतलब गहराई में जाएंगे तो तापमान जो है वो किस दर से बढ़ता है? तो 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस। लेकिन बढ़ने की जो दर है वो कम हो जाती है। तो ये 2-3 बातें। एक, यहाँ पृथ्वी के केंद्र में दबाव कितना है? 3600 मिलीबार। तो ये 2-3 बातें आप याद रखना। दूसरे स्रोत की अगर बात करें तो वो है विभिन्न विद्वानों के मत। अब विभिन्न विद्वानों के मत की अगर बात करें, हालांकि विस्तृत व्याख्यान की आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, थोड़ा सा एग्जांपल आपको बता देता हूं कि जैसे विभिन्न विद्वानों के मत की बात करें तो अलग अलग विद्वानों के अपने अपने मत हैं। जैसे मान लो सबसे पहले स्वेस महोदय के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना, स्वेस महोदय, तो स्वेस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना की कितनी परतें बताई है? 3 परतें बताई है, सियाल, सीमा और निफे। विस्तृत आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन पेज पे। दूसरी अगर बात करें हम डेली की, तो डेली महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना की 4 परतें बताई है। जेफ्रीज महोदय की बात करें
जेफरीज महोदय ने भी 4 परतें बताई हैं। होम्स की बात करें तो होम्स ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना की 2 ही परतें बताई है। ठीक है, तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि विभिन्न जो विद्वान हैं उनके मत भी आपस में क्या हो रहे हैं, मैच नहीं कर रहे हैं। कोई 3 परतें बताता है, कोई 4 बताता है, कोई 2 बताता है। तो इस आधार पे भी हमें सही कैलकुलेशन नहीं मिलती, सही मूल्यांकन नहीं हो पाता कि किस प्रकार की जो संरचना है पृथ्वी की। अब हम तीसरे स्रोत की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा जो स्रोत है वो है हमारा प्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत, प्रत्यक्ष स्रोत में सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, ज्वालामुखी की। ज्वालामुखी की। अब ज्वालामुखी के आधार पे सामान्य सी बात है, आपको पता होगा कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो बाहर क्या चीज़ निकलती है, लावा निकलता है, मैग्मा निकलता है। और लावा और मैग्मा के साथ जो है वो कुछ गैसें भी निकलती है, जैसे CO2, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो इस प्रकार की कुछ गैसें भी निकलती है, जलवाष्प। तो जो लावा है, जो मैग्मा है, वो जो लिक्विड अवस्था में बाहर निकलता है। तो इस आधार पे हम एक अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में मान लो जैसे 3 परतें हैं, तो इन 3 परतों में कम से कम एक परत ऐसी अवश्य है जो किस अवस्था में है, तरल अवस्था में है। किस अवस्था में है, तरल अवस्था में है। अब तरल अवस्था में कहाँ तक है, ये हमें ज्वालामुखी जो केंद्र होता है, जो उद्गम होता है ज्वालामुखी का, वहाँ से हमें पता चलता है। तो जैसे ही ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो बाहर क्या निकलता है, लावा निकलता है, मैग्मा, जिसको आंतरिक भाग में इसको मैग्मा कहते हैं, बाहर इसको लावा कह देते हैं। तो ये जो है ये किस अवस्था में है, तरल अवस्था में। तो ज्वालामुखी के आधार पे एक तो हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कम से कम एक परत ऐसी है जो तरल अवस्था में है। दूसरा, हम एक अध्ययन ये भी कर सकते हैं कि जैसे ही लावा के साथ कुछ कंकड़ पत्थर बाहर निकलते हैं, जैसे लेपिली के समान या मटर के दाने के समान जो भी कंकड़ पत्थर बाहर निकलते हैं, तो उनका अध्ययन करते हैं, उनकी जो चट्टान है उनका घनत्व का अध्ययन करते हैं। तो उस आधार पे भी हम अंदाज़ा थोड़ा बहुत लगा सकते हैं कि यहाँ तक जो चट्टानें हैं इनका घनत्व इतना है, या ये फिर किस प्रकार की है, सिलिका से बनी हुई है या एल्यूमिनियम की बनी हुई है, किस प्रकार की इनकी संरचना है। तो ज्वालामुखी के आधार पे केवल इतना पता चलता है कि या तो इनके साथ जो कंकड़ पत्थर आते हैं उनका अध्ययन किया जाए, या फिर एक अंदाज़ा ये लगाया जाए कि पृथ्वी का आंतरिक जो परत है उसमें कम से कम एक परत ऐसी है जो किस अवस्था में होनी चाहिए, तरल अवस्था में होनी चाहिए। अब हम इसमें नेक्स्ट की बात करते हैं, वो है भूकंप विज्ञान के अनुसार। भूकंप विज्ञान के अनुसार ये जो है ये कुछ ऑथेंटिक न्यूज हमें मिलती है किससे, भूकंप विज्ञान से। यानी भूकंप का जब हम अध्ययन करते हैं तो उस आधार पे हमें कुछ अंदाज़ा लग जाता है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है कुछ इस प्रकार की है। जिस विज्ञान में भूकंप का अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजी। और भूकंप का जो मापन किया जाता है वो सिस्मोग्राफिक किया जाता है। और भूकंप की अगर बात करें तो सामान्य सी बात है, आपको पता होगा कि भूकंप में 3 प्रकार की तरंगें होती हैं। कौन कौन सी, P, S और L। P, S और L। अब इन 3 तरंगों की जो विशेषताएं होती है वो अलग अलग होती है। जैसे मान लो सबसे पहले हम बात करें P तरंग की, इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी वेव, प्राथमिक तरंग, प्रथम तरंग। इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता ये है कि एक तो इसकी गति सबसे ज़्यादा है। गति सबसे ज़्यादा है किसकी, P की गति सबसे ज़्यादा है, यानी प्लस है, सबसे ज़्यादा है। दूसरी विशेषता ये कि ये तीनों अवस्थाओं में से गुजर सकती है। तीनों अवस्थाएं कौन कौन सी, ठोस, तरल और गैस। यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में कोई सी भी अवस्था आ जाओ ये तीनों को पार कर जाती है। कौन सी तरंग, P तरंग, एक विशेषता। अब दूसरी ये कि ठोस में इसकी गति सबसे ज़्यादा होती है। ठोस में गति ज़्यादा होती है और जैसे ही तरल पार्ट आता है तो इसकी गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब हम बात करें S की,
एस की जो मेजर विशेषता है इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेव, द्वितीयक तरंग। ये पी के बाद आती है, पी से गति भी इसकी क्या होती है, कम होती है। एस की अगर बात करें तो इसकी मुख्य विशेषता ये कि केवल और केवल ये किस में चलती है, ठोस में चलती है। जैसे ही तरल अवस्था आती है तो एस तरंग क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। इसको सेकेंडरी वेव बोलते हैं। पी और एस दोनों को बॉडी वेव भी बोलते हैं, कायिक तरंगे या बॉडी वेव तरंगे भी बोलते हैं। एक इसमें जो कणों की गति होती है, कणों की दोलन की जो गति होती है वो समकोणिक होती है, यानी जो क्षति होती है वो पी से एस में ज़्यादा होती है। कणों के दोलन की जो गति है वो समकोणिक होती है और तरल भाग में क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। अब हम बात करें एल की। एल को क्या बोलते हैं, लो वेव या लव वेव या द्रातलीय तरंगे, और ये द्रातल के केवल ऊपरी भाग में ही चलती है और सबसे लंबा मार्ग तय करती है। तो इन 3 तरंगों के आधार पे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता चल जाता है। आगे हालांकि इसमें विस्तृत हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में विस्तृत व्याख्या करेंगे, इसका अलग से क्वेश्चन आता है। अब अगर बात करें एग्जाम्पल के लिए, मान लो कि जैसे मान लो आपने सपोज किया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में 3 परतें हैं, 3 परतें हैं, तो जैसे ही अधि के अंदर से, इसको एपिसेंटर बोलते हैं, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको भूकंप मूल या फोक्स कहते हैं, और जहाँ पे सबसे पहले पृथ्वी पे भूकंप महसूस किया जाता है, जैसे यहाँ फोक्स हो गया, भूकंप मूल हो गया, और जैसे ही भूकंप पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले महसूस किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, एपिसेंटर या अधि केंद्र। अब अधि केंद्र से जैसे ही मान लो ये पी वेव चली, ये ठोस में बिल्कुल सीधी चली, और जैसे ही तरल आया तो ये हल्का सा रास्ता क्या कर देती है, चेंज कर देती है, और वापस ठोस आता है तो वापस ये सीधी हो जाती है। कौन सी, पी। एस की अगर बात करें तो एस जो है एपिसेंटर से चलेगी जैसे ही, और जैसे ही मान लो ये तरल पार्ट है, तरल पार्ट में आती है तो तरल में ये लुप्त हो जाती है और अपना रास्ता बदल लेती है। कौन सी, एस। एल की आपको जैसे बताया था कि एल जो है धरातल के ऊपरी भाग में संचरण करती है और सबसे लंबा मार्ग तय करती है, और जिगजा का मार्ग अपनाती है, उत्तल मार्ग का अनुसरण करती है, इसलिए क्षति सबसे ज़्यादा किससे होती है, एल तरंग से होती है। हालांकि आगे इसमें हम विस्तृत बात और करेंगे इन पे, तरंगों पे। तो ये हमारा टॉपिक था पृथ्वी की आंतरिक संरचना। सामान्य से आपको बताया था कि अप्रत्यक्ष स्रोतों की बात करें तो दबाव है, घनत्व है, तापमान है। दबाव जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे बढ़ता जाएगा, घनत्व भी क्या है, जैसे जैसे गहराई में जाएंगे बढ़ता जाएगा। और उसके बाद हम बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर भी क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन इसकी दर धीरे धीरे क्या होती है, कम होती है। दूसरा स्रोत की अगर हमने बात की तो विभिन्न विद्वानों के मत, तो इनके जो मत है इनमें भी आपस में एक रूपता नहीं है। कोई विद्वान बताता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में 3 परतें हैं, कोई बताता है 4, कोई बताता है 2। तीसरा हमने बात किया प्रत्यक्ष स्रोत, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के आधार पर जैसे कि आपको बताया कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कम से कम एक ऐसा है जो कि लिक्विड अवस्था में है, या फिर इसके साथ जो कंकड़ पत्थर बाहर निकलते हैं उनके अध्ययन के आधार पे हम पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, उसके बारे में पता कर सकते हैं। तीसरा हमने बात किया भूकंप विज्ञान के अनुसार तो 3 प्रकार की जो तरंगें होती है और इनके चलने की जो गति और विशेषताएं होती है वो अलग अलग होती है। जैसे मान लो पी जो है वो तीनों अवस्थाओं में से गुजर सकती है, एस जो केवल ठोस में गुजरती है, एल जो है वो धरातल के केवल ऊपरी भाग में चलती है। तो इस आधार पे हमें बहुत कुछ अंदाज़ा लग जाता है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो कुछ इस प्रकार का बना हुआ है। आगे हम इस पे नेक्स्ट वीडियो में विस्तृत बात करेंगे। थैंक यू।